हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं राजेश शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जितने प्रोटोकॉल है, संधि है, इस पर आज हम लोग गंभीरता पूर्वक चर्चा करेंगे, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीच में क्लासेस नहीं हो पाई फ्रेंड, बट ये रेगुलर होगी। और ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी फ्रेंड शाम को 5 बजे, जिसमें हम लोग ये मैंने 3 क्लास इसमें प्लान कर रखा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो ये 3 दिन क्लास चलेगी आपकी पर्यावरणीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में, और जितने भी महत्वपूर्ण संधि है, प्रोटोकॉल है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, जो भारत में जो पर्यावरणीय कानून बनाए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, इस पर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड। और उसके बाद ग्रीन इकोनॉमी है, इस पर चर्चा करेंगे। और गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और जैसे ही लाइव अभी हम लोग बिल्कुल और बेहतर तरीके से करेंगे और नई नई चीज़ें आपके साथ लेके आएंगे फ्रेंड। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ज्वाइन करें आप। 2 तरह के कोर्स हैं, एक प्लस का कोर्स है, एक आपका आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स बेस्ट है, ठीक है फ्रेंड। आइकॉनिक में आपको स्टडी के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाती है। ज्वाइन करते हो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं आप फ्रेंड। सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो फ्रेंड। और मेरा जो टेलीग्राम लिंक है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह मेरे क्लास के बारे में सारे नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे आपको। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। अनअकैडमी बिल्कुल अनपैरेलल है, एक्सपेक्टेकुलर है, इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है फ्रेंड, स्टूडेंट फ्रेंडली है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो बिल्कुल ज्वाइन करो, कोई डाउट ही नहीं है इसमें एकदम, ठीक है। तो बिल्कुल इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं फ्रेंड, और ऑफलाइन से बहुत कम फीस है फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्लस की जो फीस आपकी है, तो 1 ईयर की 49,500 है, 24 मंथ्स की एंड 3 साल की। इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 10%। मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RKS10 बिल्कुल इस्तेमाल करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा फ्रेंड। उसी तरह से आइकॉनिक में आपका 69,500 है, बट आपको 62,550 पे करना है। 2 साल का 1,07,000 है, 3 साल का 1,41,000 है। इस तरह से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। RKS10 यूज़ करें। इसी तरह से आपका ऑप्शनल में भी आपका है, ऑप्शनल में भी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बिल्कुल ज्वाइन करें। और ये आई थिंक आप लोग ये अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम बिल्कुल कर रहे होंगे। इसमें नेशन वाइड आपका नेशनल लेवल पर आपको इसमें रैंकिंग दिया जाएगा, अपना सेल्फ एवोल्यूशन कर सकते हैं। 45 मिनट का सेशन होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट प्रोग्राम है, 6 सेक्शन कवर किया जा रहा है, रिलेटिव स्कोरिंग होगा फ्रेंड। अल्टरनेट संडे इसका प्रोग्राम किया गया है, इसमें बहुत सारे प्राइज आप जीत सकते हैं फ्रेंड। और ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है 15 दिसंबर का। इसमें कंप्लीट GS सिलेबस कवर किया जाएगा, प्रीलिम का टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लास 500 आवर है, PDF वगैरह दिया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, डाउट क्लिंग सेशन मिलेगा, इंडिया टॉप एजुकेटर क्लासेस लेंगे फ्रेंड। तो बिल्कुल ज्वाइन करो और मेरे कोड का इस्तेमाल करो फ्रेंड्स, आपको बहुत बेनिफिट होगा। RKS10 में है सारे नोट्स वगैरह, बिल्कुल कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। और काफ़ी लंबा अनुभव है फ्रेंड, 18 साल से मैं 18 ईयर से IAS एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप भी शामिल हो सकते हैं। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी की, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं संधि के बारे में बात करेंगे। इसमें जैव विविधता संरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन संस्थाएं हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 3 दिन क्लास चलने वाली है, सभी लोग बने रहें। पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बात करेंगे, और महत्वपूर्ण संधि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, इसमें आपका इम्पोर्टेंट जो आपका है, आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। और ये प्रारंभिक के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है,
तो सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप इसको देखते जाएं। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो आपका फ्रेंड है IUCN, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, मैंने कितना MCQ कराया भी है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड? अक्टूबर 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड जगह है, वहां पर है। पुराना नाम इसका क्या था? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है। तो ये पुराना नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा उसको नोट कर लें फ्रेंड। नाम में परिवर्तन अगर देखा जाएगा तो 1956 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया और नाम क्या कर दिया गया फ्रेंड? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब पहले वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन था, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। और इसमें जो सदस्य हैं करीब करीब 200 से ज्यादा सरकारी संगठन तथा 1000 से ज्यादा NGO इसमें शामिल है। करीब करीब 200 से ज्यादा सरकारी संगठन है और करीब 1000 से ज्यादा आपका गैर सरकारी संगठन इसमें सम्मिलित हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। IUCN की स्थापना जो है 1948 में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में आपका है, ग्लैंड जगह पे। इसका पुराना नाम क्या था? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। और नाम में परिवर्तन कब किया गया फ्रेंड? 1956 में किया गया। और इसमें 200 से ज्यादा सरकारी संगठन तथा 1000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा प्रश्न जो आपका है UPSC में, सिविल सर्विसेज में, IAS हो, PCS हो, हर जगह इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इसको 3 क्लास में रखा है कि आपको बेहतरीन तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करा सकूं, जिससे आपका प्रश्न जो है वो न छूटे। ये जो आपका फ्रेंड है IUCN जो आपका संगठन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो आपका है, तो इसका विजन क्या है? ठीक है, जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर, मतलब नेचर को कंजर्व करना है, ठीक है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, तो IUCN जो आपका है प्रकृति का संरक्षण करना, नेचर का संरक्षण करना, कंजर्व करना, प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग मतलब सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, सस्टेनेबल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाला क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ध्यान रखना है IUCN का जो विजन है जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर, तो इसमें बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिए कि इसका विजन क्या है फ्रेंड, जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर। और IUCN जो है ये नेचर का संरक्षण करती है, प्रकृति का संरक्षण करती है और प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हम लोग को मिला हुआ है फ्रेंड, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज मतलब संधारणीय विकास, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना, मतलब ऐसा यूटिलाइजेशन, ऐसा उपयोग ना करना, ऐसा दोहन नहीं करना इसका जिससे पर्यावरण को हानि हो। और उसको कंजर्व करने के लिए क्या है? एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और यह संपूर्ण विश्व में फील्ड एवं प्रोजेक्ट का प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट करती है। और तथा सरकारी संगठनों, जितने भी सरकारी संगठन हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र, विभिन्न कंपनियां एवं स्थानीय समुदायों को क्या करता है? ये जोड़ता है। क्या करता है फ्रेंड? स्थानीय समुदायों को एकजुट करता है ताकि पॉलिसी एंड लॉ का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो सके। तो ये संपूर्ण वर्ल्ड में जितने भी आपके प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसका मैनेजमेंट करता है। फील्ड में भी जितने भी सरकारी संगठन जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से संबंधित गैर सरकारी संगठन जुड़े हैं, चाहे UNO हो, चाहे कंपनियां हो, लोकल कम्युनिटी है, सभी को क्या करता है? एक एकीकृत करता है फ्रेंड, कोऑर्डिनेट करता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि पॉलिसी और लॉ को क्या करना? अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट उसका हो सके फ्रेंड।
और IUCN का जो मुख्य कार्य अगर देखा जाएगा फ्रेंड तो एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, और मैं आराम आराम से समझा के अच्छे तरीके से बताऊंगा जिससे आपका जो है वो प्रश्न जो है वो न छूटे। जैव विविधता का जो संरक्षण है, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण, मतलब कुल मिलाकर जैव विविधता समझते हैं, आप लोगों को मैंने काफी पढ़ा रखा है बायोडायवर्सिटी, ठीक है, कि जैव विविधता का संरक्षण करना मुख्य कार्य क्या हो जाएगा इसका, जैव विविधता का संरक्षण करना, और अर्थात पौधे एवं पक्षियां, जो प्लांट्स हैं, पक्षियों को विलुप्त होने से रोकना, ठीक है, और प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना। तो ये IUCN का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो जैव विविधता का संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं जो विलुप्त हो रहे हैं उनको रोकना, और नेचुरल जो रीजन है उसको क्या होना, वहां पे बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना। अगर मान लिया कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि IUCN के प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है, प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्षेत्र क्या है फ्रेंड, जिस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपका क्या है, एक तो आपका है बायोडायवर्सिटी, क्या है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज को भी ध्यान में रखना है इसको, जलवायु परिवर्तन, संधारणीय ऊर्जा, सस्टेनेबल एनर्जी, मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर करना, और ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप करना। क्या करना, ग्रीन इकोनॉमी को डेवलप करना। मतलब सब क्या क्या काम है इसका, बायोडायवर्सिटी हो गया फ्रेंड, दूसरा क्या हो गया, क्लाइमेटिक चेंज का ध्यान रखना, तीसरा आपका क्या हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, ह्यूमन वेलफेयर, और पांचवा क्या हो गया फ्रेंड, ग्रीन इकोनॉमी। तो ये जो है 5 सेक्टर पे जो इसका प्रायोरिटी है, इसको अच्छे तरीके से नोट करते जाओ। क्लास में बैठते हो फ्रेंड तो कॉपी पेन लेके बैठो, इन सब चीजों को नोट करते जाओ, और PDF वगैरह जो आपका है वो सारा आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड, पहले भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये मैं इसको आप कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड कि आपका IUCN रेड लिस्ट क्या होता है। हम लोग बात करेंगे IUCN रेड लिस्ट क्या होता है। तो IUCN रेड लिस्ट इस पर बात करेंगे, यह पौधों तथा जंतुओं के विलुप्त होने की संभावनाओं के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो जो रेड लिस्ट, जो IUCN रेड लिस्ट आपका फ्रेंड है, ये पौधों तथा जंतुओं के जो विलुप्त होने की संभावनाओं के आधार पर क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो IUCN रेड लिस्ट आपका यही होता है, और इसमें कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है फ्रेंड। क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, और ये भी एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो सारे चीजों को नोट करते जाओ, मेमोराइज करते जाओ फ्रेंड, ठीक है। जैसे आपका विलुप्त होना, जैसे एक्सटिंट, विलुप्त, इसको EX से भी हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं फ्रेंड। तो आपका एक्सटिंट होना मतलब विलुप्त प्रजाति से आशय ऐसी प्रजाति से है जिसका एक भी जीवित सदस्य शेष नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। मतलब विलुप्त होने का मतलब क्या हो गया, अगर कोई प्रजाति विलुप्त है, अगर उसके क्लासिफिकेशन है कि विलुप्त प्रजाति से आशय ऐसी प्रजाति से है जिसका एक भी जीवित सदस्य जो है, उस जीवित सदस्य कोई एक भी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटिंक्ट होना, विलुप्त होना। दूसरा अगर हम लोग देखें, पहला इसको देखा हमने, दूसरा हम लोग को देखा फ्रेंड आपका एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वन्य विलुप्त। क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वन्य वन्य विलुप्त, वह प्रजाति जो वनों से मतलब फॉरेस्ट से पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है, मतलब फॉरेस्ट में अब उसकी प्रजाति बिल्कुल नहीं है, और इसके बचे हुए सदस्य केवल कहां पर है, जू में है, चिड़ियाघर में है, या अपने मूल निवास स्थान से कहीं दूसरे जगह कृत्रिम निवास पर है, ठीक है ना। मतलब क्या है, आपको पता होगा, मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन है। मतलब क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं फ्रेंड आपका, कि कहीं पर दूसरे जगह जो उनका जो मूल निवास स्थान है वहां से क्या है, उनको वहां से ले जाके कहीं पर चिड़ियाघर वगैरह में रखा गया है, तो वहां पर उसको मतलब कृत्रिम निवास उसको दिया गया फ्रेंड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन्य विलुप्त। तो पहला क्या हो गया, आपको ध्यान होगा, पहला विलुप्त हो गया, और दूसरा क्या हो गया फ्रेंड आपका, वन्य विलुप्त हो गया। क्लियर है ना। अब हम लोग तीसरा देखते हैं फ्रेंड, आपका तीसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है, तीसरा आपका होता है गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ठीक है, क्या होता है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
क्या होता है, इसको CR से दिखाते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब एक प्रजाति गंभीर रूप से अगर संकटग्रस्त है उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलेंगे, गंभीर रूप से मतलब संकटग्रस्त है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CR बोलेंगे। उसके बाद फिर आपका चौथा आपका क्या है फ्रेंड, संकटग्रस्त, मतलब केवल इंडेंजर्ड, इसको क्या लिखेंगे, डिनोट करेंगे EN से। ये क्या होता है, ये वन में विलुप्त होने के बहुत ही उच्च जोखिम में, वेरी हाई रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके अंतर्गत मतलब कहने का अर्थ है कि एक तो आपका हो गया मतलब कहने का अर्थ है कि एक प्रजाति गंभीर रूप से अगर संकटग्रस्त है उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CR बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। और केवल संकटग्रस्त अगर होगा, अगर इंडेंजर्ड होगा जिसको शॉर्ट फॉर्म में EN बोलेंगे, तो वन में विलुप्त होने के बहुत ही उच्च जोखिम पर है, वेरी हाई रिस्क का अगर सामना कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त। ठीक है ना। आगे आपका देख सकते हैं फ्रेंड, आपका ये आपका होता है वल्नरेबल। क्या होता है, वल्नरेबल, इसको डिनोट करते हैं VU से करते हैं, वल्नरेबल मतलब सुभेद्य बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है फ्रेंड कि एक प्रजाति को वल्नरेबल या सुभेद्य कहा जाता है, उसे वन में विलुप्त होने के हाई रिस्क का सामना करना पड़ता है। इसके पहले क्या था, वेरी हाई रिस्क, जो इंडेंजर्ड था, ये क्या है, वल्नरेबल है, मतलब ये केवल वेरी हाई रिस्क में नहीं है, ये हाई रिस्क में है। तो ये क्लासिफिकेशन आपका है। उसके बाद फिर क्या आपका होता है, आपका संकट में संकटासन। संकटासन मतलब क्या हो गया, नियर थ्रेटेंड, इसको बोलते हैं NT। क्या बोलते हैं, NT, नियर थ्रेटेंड। इसमें क्या होता है, निकट भविष्य में संकट, मतलब संकटापन, सॉरी यहाँ पे गलत है, संकटापन मतलब नियर थ्रेटेंड, मतलब निकट भविष्य में इसमें संकट इस पर आ सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, नियर थ्रेटेंड बोलेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा। उसके बाद फिर आपका अगला क्लासिफिकेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लिस्ट कंसर्न, संकट मुक्त। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिस्ट कंसर्न, मतलब LC। क्या बोलेंगे, LC। एक प्रजाति को संकट मुक्त कहा जाता है, इस प्रजाति को क्या बोलेंगे, संकट मुक्त, मतलब लिस्ट कंसर्न, मतलब इसको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है आपका DD, डाटा डेफिशिएंट, मतलब अपूर्ण आंकड़े, मतलब अपर्याप्त सूचना उपलब्ध हो तो उसे अपूर्ण आंकड़े वाली प्रजाति कहा जाता है। और उसके बाद अनाकलित, मतलब नॉट इवेलुएटेड, मतलब एनी, यदि अभी तक उसको मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो इस तरह से IUCN के अंतर्गत जो है ये क्लासिफिकेशन किया गया है फ्रेंड, रेड डाटा बुक के अंतर्गत। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मैं लास्ट में आज मैं जहां तक कराऊंगा तो फिर से मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डोंट वरी। और तो ये चीज आपका मैंने बताया फ्रेंड आपको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट सम्मेलन है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है फ्रेंड सम्मेलन के अंतर्गत। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है, और ये जो आपका है फ्रेंड पृथ्वी सम्मेलन। तो ये जिस तरह से जो जितना इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताते जाऊंगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पृथ्वी सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ समिट, तो जून 1992 में ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है ना, अर्थ समिट का आयोजन किया गया, और इसमें मानवीय गतिविधियां हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो प्रजातियों के विलोपन की दर में, जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है, तो विलोपन की दर में जो वृद्धि हो रही है, या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, पारिस्थितिकीय ह्रास हो रहा है, उसके संदर्भ में ग्लोबल वैश्विक चिंता को जताया गया। वैश्विक चिंता को क्या किया गया, अभिव्यक्त किया गया, एक्सप्रेस किया गया। तो पृथ्वी सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कब इसका कॉन्फ्रेंस हुआ, जून 1992 में हुआ। कहां पर हुआ मेरे भाई, तो ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में हुआ, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसमें मानवीय गतिविधियां के हस्तक्षेप के कारण जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, या जो इकोलॉजिकल डिक्लाइन हो रहा है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें ग्लोबल चिंता को, वैश्विक चिंता को इसमें एक्सप्रेस किया गया जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत। और पृथ्वी सम्मेलन जो आपका फ्रेंड था, ये आपका जो कॉन्फ्रेंस जो था आपका, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना,
तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीडी, अनौपचारिक नाम क्या था फ्रेंड? पृथ्वी सम्मेलन। और मेजबान देश कौन था? ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते चलो, कॉपी पेन लेके बैठो। ब्राजील, ब्राजील जो है इसका इसका होस्ट किया था 1992 में जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पृथ्वी सम्मेलन। इसका जो कॉन्फ्रेंस का जो नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीडी, ठीक है ना। और अनौपचारिक नाम क्या था फ्रेंड? पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना। और इसमें आपका मुख्य विषय किस पर रखा गया था? पूछा जा सकता है प्रश्न, प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है प्रश्न इसमें, ठीक है ना, कि 1992 में जो आपका कॉन्फ्रेंस किया गया उसका मुख्य विषय क्या था, ठीक है, किस विषय पर उस पर ध्यान दिया गया। तो मुख्य विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था मुख्य विषय फ्रेंड? तो मुख्य विषय था आपका पर्यावरण और संधारणीय विकास। क्या था? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या था फ्रेंड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं संधारणीय विकास। रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या हुआ? एजेंडा 21, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड, एजेंडा 21, इसका लक्ष्य निर्धारण किया गया। एजेंडा 21 पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र आया, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UNFCCC, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 मुख्य विषय क्या था? पर्यावरण एवं संधारणीय विकास, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 बहुत सारी चीजों पर फोकस किया गया कि 21वीं शताब्दी पर क्या रहेगा एजेंडा हम लोग का। पर्यावरण और विकास पर घोषणा पत्र आया, मैनिफेस्टो आया, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल की बात की गई, और UNFCCC पर सो परिणाम हुआ फ्रेंड, इसका गठन किया गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो इसको CBD बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CBD बोलते हैं फ्रेंड। तो ये सब इंपॉर्टेंट संगठन आपका है। और उसके पहले जो देखा जाएगा फ्रेंड आपका कि 1972 में भी आपका एक स्टॉकहोम में, स्वीडन में आपका है स्टॉकहोम, वहां पर आपका एक ग्लोबल सम्मेलन किया गया था। उसी के 20 वर्ष के बाद ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया फ्रेंड। और यूएनओ ने विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को सहायता प्रदान कर विकास के दृष्टिकोण पर पुनः विचार का निर्णय किया। मतलब सबसे पहला जो आपका ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था फ्रेंड? 1972 में आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? 1972 में हुआ था। और उसके 20 वर्ष के बाद फिर आपका 1992 में रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में आपका रियो दी जेनेरियो है, वहां पर आपका पृथ्वी सम्मेलन किया गया। तो 1972 में कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 20 साल के बाद 1992 में आपका क्या हुआ फ्रेंड? पृथ्वी सम्मेलन हुआ जो ब्राजील में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेने वाले जो 108 राष्ट्रों ने 3 मुख्य समझौते तथा 2 कानूनी रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन संपन्न किए, ठीक है। मतलब इसमें कितने राष्ट्र ने भाग लिया था? 108 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कितना पार्टिसिपेट किया? 108 कंट्री ने इसमें समझौते किए, मतलब सॉरी पार्टिसिपेट किए। 3 मुख्य समझौते पर हस्ताक्षर हुआ फ्रेंड, और 2 कानूनी जो है 2 कानूनी रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन संपन्न किए गए। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और समझौते में क्या था फ्रेंड? एजेंडा 21, 21वीं शताब्दी की क्या चैलेंजेस हैं, टारगेट फिक्स किए गए। और दूसरा क्या है? पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र। और तीसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ये 3 समझौते जो आपके हैं ये मुख्य रूप से आपके किए गए। कन्वेंशन की अगर बात करेंगे फ्रेंड तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो मैंने आपको बताया, ये तो हमेशा ही पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जो है फ्रेंड इसको अच्छे तरीके से करना है। UNFCCC जो आपका है इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो पर्यावरण जो सब आपका है ये GS में आपका पर्यावरण और ज्योग्राफी को मिला दो तो कम से कम 25-26 को क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 में। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी में खूब अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि
अगर आप 55 क्वेश्चन सही कर लेते हैं फ्रेंड तो आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। 55 से 58 अगर आप सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसमें समझो कि 25 क्वेश्चन जो आपका 25 से 26 प्रश्न जो आपका है भूगोल एवं पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए खूब बढ़िया से पर्यावरण को देखो, मैं पूरा करंट भी कराऊंगा, ये आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैंने पूरे 1 साल का पूरा करंट जो आपका है जैसे जैसे अपडेट करके मैं आपको अपडेट कराऊंगा, सॉरी पूरा अपडेट कराऊंगा फ्रेंड। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो आपका है ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये जो आपका 2 कन्वेंशन है तो इसको याद रखिएगा, 3 समझौते और ये 2 आपका कन्वेंशन, इसको खूब अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो मैंने बताया आपको सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1993, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 29 दिसंबर 1993 से प्रभाव में आया। कब आया? मतलब जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका ध्यान रखेगा, इसके नाम से स्पष्ट है। 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला क्या था भैया? जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण करना बायोडाइवर्सिटी का, और जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग करना। मतलब जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यूटिलाइजेशन करना, यानी कि दोहन करके खत्म कर देना। और तीसरा क्या था? आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का उचित एवं समान वितरण करना। मतलब जो जेनेटिक रिसोर्सेस के उपयोग से जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये सीबीडी जो आपका है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 93 में आपका ये किया गया फ्रेंड, और 3 चीजों पर जोर दिया गया। और सीबीडी ध्यान दीजिएगा, सीबीडी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, सीबीडी पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी मुद्दों को सम्मिलित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल 5 स्टार रेटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग। तो इन सब चीजों पर फ्रेंड आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सीबीडी जो आपका है, ये सीबीडी जो आपका है पहला वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी मुद्दों को सम्मिलित किया गया। क्लियर है ना? उसके बाद देखते हैं फ्रेंड आपका सीबीडी के अंतर्गत, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रोटोकॉल बनाए गए। सब इंपॉर्टेंट है यार, इसको मिस मत करना भाई, ठीक है ना? तो ये आपका मैंने सारे मतलब कितने साल के क्वेश्चन में आपको बताया, आपको पता होगा फ्रेंड, मैं इसको दोबारा करा रहा हूं इसलिए आप देखते हो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीडी के अंतर्गत 3 प्रोटोकॉल अपनाए गए जिसमें आपका कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल है, उसके बाद आपका नागोया प्रोटोकॉल है, और उसके बाद फिर क्या है आपका आइची लक्ष्य। कार्टाजाना, नागोया, आइची जो है ये सब जगह का नाम है फ्रेंड, और इसके आधार पर नाम किया गया है। तो पहला क्या आपका हो गया कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, दूसरा क्या हो गया आपका नगोया प्रोटोकॉल, और तीसरा क्या हो गया फ्रेंड आपका आइची लक्ष्य। तो इस तरीके से इसको है सो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कार्टाजाना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को अगर देखा जाएगा फ्रेंड तो ये इसको अंगीकरण किया गया था, अपनाया गया था 29 जनवरी 2000 को। कब अपनाया गया था? अगर प्रश्न पूछा जाएगा, कार्टाजाना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल मतलब बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत है। लागू कब किया गया फ्रेंड इसको? 11 सितंबर 2003। ये सब नोट करते जाओ, कॉपी पेन में नोट करो, ठीक है? 11 सितंबर 2003। कितने पार्टिसिपेट कितने किए थे? पक्षकार देश कितने थे? तो 170। पक्षकार देश कितने थे फ्रेंड? 170। हस्ताक्षर सिग्नेटरी कंट्री कितना था फ्रेंड? तो 103 कंट्री ने हस्ताक्षर किया था इसमें। कितने कंट्री ने किया था? 103 में। तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है अंगीकरण कब किया गया? 29 जनवरी 2000 को। क्रियान्वयन कब किया गया, इंप्लीमेंट कब किया गया? 11 सितंबर 2003 को। कितने लोगों ने, पक्षकार देश कितने थे? तो 170 थे, और हस्ताक्षर सिग्नेटरी कंट्री कितना था? तो 103 था। तो इसको ध्यान रखना। उद्देश्य क्या था इसका, टारगेट क्या था, मतलब क्या एम क्या था इसका? एम आपका ये था फ्रेंड कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ऐसे रूपांतरित जीवों का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्त्रण
एवं उपयोग सुनिश्चित करना, जिसका मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मतलब आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जो जीवों का जो स्थानांतरण कर रहे हैं, या मतलब जो भी आप उसका व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना कि उसका विपरीत प्रभाव जो है वो मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मतलब मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसका संरक्षण करना और सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन सब चीजों पर इसको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर जैव विविधता का संरक्षण करना, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन पर फोकस करना, पर्यावरण पर ध्यान रखना कि जो भी कार्य किया जा रहा है उस पर है सो जो भी उपयोग किया जा रहा है, जो अंतरण किया जा रहा है दो कंट्री के बीच में, ठीक है, उस पर है सो पर्यावरण का ध्यान रखना, ये उद्देश्य है। और 2010 में फ्रेंड, 2010 में जापान के नगोया में 2010 में जापान के नगोया में आइची प्रांत है, वहां पर COP10 सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम थे। ध्यान रखिएगा, सब चीज नोट करते जाइए, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो 2010 में जापान के नगोया में आइची प्रांत में COP10 सम्मेलन का आयोजन हुआ फ्रेंड, और इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं कि नगोया प्रोटोकॉल अगर देखा जाए फ्रेंड, तो इसका अंगीकरण किया गया था 29 अक्टूबर 2010 को, नगोया प्रोटोकॉल को, और भारत द्वारा साइन किया गया 11 मई 2011 को, और भारत द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया 9 अक्टूबर 2012 को। तो इन सब चीजों को ऐसे आपको ध्यान रखना है। नगोया प्रोटोकॉल जो आपका है ये 12 अक्टूबर 2014 50वें देश द्वारा अनुसमर्थन के 90 दिनों के बाद। और नगोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका उद्देश्य है आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभ का न्यायपूर्वक तरीके से वितरण करना। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, नगोया प्रोटोकॉल जो है इसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है, जो भी आनुवांशिक संसाधन है उनसे जो लाभ प्राप्त होगा वो पूरे विश्व में सही तरीके से उसका वितरण करना, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड आपका आइची लक्ष्य है। तो 18 से 20 अक्टूबर 2010 को, डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। 18 से 20 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया प्रांत के आइची जिले में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 में पक्षकारों में जैव विविधता के संरक्षण के क्रम में कुछ नए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, और इनको क्या बोला गया, आइची लक्ष्य। क्या बोला गया, आइची लक्ष्य। और ये दो वर्गों में विभाजित किए गए फ्रेंड। ये दो वर्ग कौन थे, तो ये दो वर्गों में किए गए, एक तो मध्य और दीर्घावधि लक्ष्य 2050 के लिए, और एक था आपका लघु अवधि लक्ष्य 2020 के लिए। तो दो वर्गों में विभाजित किया गया आइची लक्ष्य को। एक आपका मध्य एवं दीर्घावधि लक्ष्य हो गया 2050 के लिए, और एक आपका क्या था फ्रेंड, लघु अवधि के लिए 2020 के लिए, ठीक है ना। तो ये आइची लक्ष्य था आपका फ्रेंड। तो इसको फ्रेंड यहीं तक रहने देते हैं, और कल फिर शाम को फिर 5 बजे मिलेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। और एक बार मैं इसको आपको रिवाइज कर देता हूँ फ्रेंड, शुरू से हम लोगों ने कैसे किया इसको। तो एक बार मैं इसको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर दूं, और उसके बाद फिर सेशन को ये करूंगा, फिर डेली मिलूंगा, डोंट वरी। तो हम लोगों ने फ्रेंड आज क्या देखा, हम लोगों ने आज देखा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित जो वैश्विक संगठन है इसके बारे में बात किया, ठीक है। और फिर कल हम लोग बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण संधि। इसलिए मैंने 3 क्लास रखा, ठीक है ना। तो सारी चीजों को नोट करते जाओ और समझते जाओ फ्रेंड, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया फ्रेंड, आपका यहाँ पर एक सेकंड। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया, आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन स्थापना कब हुई फ्रेंड इसकी, अक्टूबर 1948 में। मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। पुराना नाम क्या है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। नाम में परिवर्तन कब किया गया,
1956 में किया गया, ठीक है ना। और सदस्य कितने हैं, तो 200 से ज्यादा सरकारी संगठन और करीब करीब 1000 से ज्यादा क्या है, गैर सरकारी संगठन इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आपका फ्रेंड इसमें इसका विजन क्या है, इसका विजन क्या है फ्रेंड, तो जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर, क्या है, जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व नेचर, ये क्या है इसका इसका मेन विजन है, ठीक है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है प्रकृति संरक्षण, नेचर का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना, ठीक है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अच्छे से इस्तेमाल करना, इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना। और उसके लिए क्या है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का क्या है फ्रेंड, ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न पूछा जाता है इसमें, ये पूरे वर्ल्ड में, फील्ड में, प्रोजेक्ट्स में, प्रबंधन में जो सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, संयुक्त राष्ट्र है, विभिन्न कंपनियां, स्थानीय समुदायों को क्या करता है, एकीकृत करता है, ताकि नीतियों को और कानूनों को सही तरीके से क्या करे, इसका इस्तेमाल कर सके। IUCN जो आपका फ्रेंड है, इसका मेनली जो वर्क है वो जैव विविधता का संरक्षण करना, प्लांट्स और जो बर्ड्स वगैरह हैं उसका विलुप्त होने से रोकना, जो नेचुरल रीजन है उसको नष्ट होने से क्या करना, बचाना, ठीक है ना। IUCN का जो प्राथमिकता वाला क्षेत्र है तो आपका क्या है, जैव विविधता, मतलब प्रायोरिटी किस पे है, बायोडायवर्सिटी पर, उसके बाद क्लाइमेटिक चेंज पर है, संधारणीय ऊर्जा, मानव कल्याण और क्या है, हरित अर्थव्यवस्था, मतलब बायोडायवर्सिटी पर, क्लाइमेट चेंज पर, सस्टेनेबल एनर्जी पे, आपका ह्यूमन वेलफेयर पर, और आपका क्या है, ग्रीन इकोनॉमी की बात करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ग्रीन इकोनॉमी, पूरा एक टॉपिक ही है जो मैं आपको अलग से कराऊंगा फ्रेंड। IUCN रेड लिस्ट मैंने आपको बताया, IUCN रेड लिस्ट में आपका क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो विलुप्त होने की संभावना के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। मैंने बताया आपका एक्सटिंक्ट क्या होता है, उसके बाद विलुप्त क्या होना क्या है, वन्य विलुप्त क्या होता है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है फ्रेंड। उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है, उसके बाद इंडेंजर्ड क्या है, इसके बारे में बताया। उसके बाद वल्नरेबल क्या है, सुभेद्य क्या है। उसके बाद आपका नियर थ्रेटेंड क्या होता है, इसके बारे में बात किया। लिस्ट कंसर्न क्या होता है, डाटा डिफिशिएंट क्या होता है और नॉट इवेलुएटेड क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में चेंज किया, बताया। पृथ्वी सम्मेलन मैंने बताया 92 में आपका ब्राजील में रियो दी जेनेरियो में आयोजित किया गया, ठीक है। और इसमें मानवीय गतिविधियों के हस्तक्षेप के कारण जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है उसमें ग्लोबल चिंता की बात की गई, वैश्विक चिंता को एक्सप्रेस किया गया फ्रेंड। और कॉन्फ्रेंस क्या था, यूनाइटेड नेशन फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। अनौपचारिक नाम क्या था, पृथ्वी सम्मेलन। मेजबान कंट्री कौन था, ब्राजील, ठीक है ना। मुख्य विषय क्या था, तो पर्यावरण एवं संधारणीय विकास। परिणाम क्या हुआ, एजेंडा 21 भी बताऊंगा, डोंट वरी, एजेंडा 21 को डिटेल बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, पूरा बताऊंगा, डिटेल से करेंगे। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में, ये सब आपका परिणाम हुआ। फिर 72 में स्टॉकहोम में आपका एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके 20 वर्ष के बाद ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में जो आपका है ये क्या हुआ, सम्मेलन हुआ फ्रेंड, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया है। 108 कंट्री ने क्या हुआ, इसमें 108 राष्ट्रों ने 3 मुख्य समझौते किए और 2 कानूनी रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन संपन्न किए। 3 मुख्य समझौते में क्या था, एजेंडा 21 है, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र है, स्टेटमेंट ऑन फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये सब पे काम किया गया। कन्वेंशन में UNFFCC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर है सो हम लोगों ने चर्चा किया फ्रेंड। और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आपका 29 दिसंबर 1993 से यह प्रभाव में आ गया फ्रेंड। और इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे, जैव विविधता का संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंपोनेंट, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का उचित एवं समान वितरण करना, इस पर जोर दिया गया। और CBD पहला वैश्विक समझौता था जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी मुद्दों को सम्मिलित किया गया।
सीबीडी के अंतर्गत 3 प्रोटोकॉल थे फ्रेंड आपका, कार्टाजेना, नगोया और आइची। क्या था? कार्टाजेना, नगोया और आइची था। कार्टाजेना कब किया गया? 29 जनवरी 2000 को। क्रियान्वयन कब किया गया? 11 सितंबर 2003 को। पक्षकार कंट्री कितने थे? 170। हस्ताक्षर कितने किए? 103। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड? उद्देश्य यही था कि आपका जो जैव विविधता का संरक्षण करना और इसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना, मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद फिर क्या था आपका? नगोया के आइची प्रांत में COP10 का सम्मेलन हुआ फ्रेंड। इसके 2 महत्वपूर्ण परिणाम थे। एक क्या था? मध्य और मतलब मिडिल और लॉन्ग गोल सेटिंग था, और एक क्या था? शॉर्ट गोल सेटिंग था फ्रेंड। 2050 की बात की गई, 2020 की बात की गई। नगोया प्रोटोकॉल जो आपका है ये 2010 में आया, भारत द्वारा साइन किया गया 11 में, भारत द्वारा इसका समर्थन किया गया 2012 में, सब डेट याद रखिएगा। और 12 अक्टूबर 2014 को 50वें द्वेष द्वारा अनुसमर्थन के 90 दिनों के बाद, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है? आनुवांशिक संसाधनों से जो होने रहे लाभ है उसका न्यायपूर्ण तरीके से उसका वितरण हो। आइची लक्ष्य आपका जो है 2010 में जापान में नगोया प्रांत में, इसमें क्या था? 2 वर्ग निर्धारित किया गया फ्रेंड, मध्य और दीर्घावधि लक्ष्य 2050 के लिए और लघु अवधि लक्ष्य 2020 के लिए। तो ये तक मैंने आपको करा दिया फ्रेंड, और कल फिर हम लोग मिलेंगे, अब बात करेंगे और भी जो संगठन वगैरह के बारे में है। और इसमें फ्रेंड बिल्कुल आप लोग सभी लोग मेरे कोड का इस्तेमाल करो, RKS10 है, लाइक शेयर मैक्सिमम करते जाओ यार। और प्लस का कोर्स है, आइकॉनिक कोर्स है, दोनों में से किसी में ज्वाइन कर सकते हो, बट आइकॉनिक बेस्ट है क्योंकि इसमें स्टडी के साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। मेरे कोड का इस्तेमाल करो, बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी फ्रेंड, आपको बहुत फायदा होगा। 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप भी शामिल हो सकते हैं। तो मेरे पर्सनल गाइडेंस में आप बिल्कुल आ सकते हैं फ्रेंड, तो बिल्कुल मेरे कोड का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा फ्रेंड। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। फिर कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। ओके बाय।